2007 में 16 टीमों ने क्रिकेट विश्व कप खेला था और वहीं 2023 में केवल 10 टीमें क्रिकेट विश्व कप खेल पाई, 6 टीमें कम। और अगर हम इसकी तुलना फीफा विश्व कप से करें तो 2006 में फीफा विश्व कप में 32 टीमों ने खेला था और वहीं 2026 के फीफा विश्व कप में 48 टीमें खेलने जा रही हैं, 16 टीमें और अधिक। यह फुटबॉल खेलों का एक स्पष्ट विकास है। फिर क्रिकेट के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्रिकेट क्यों सिकुड़ रहा है? और जब मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया तो मुझे पता चला कि क्रिकेट के सिकुड़ने और ख़त्म होने की जिम्मेदारी वह देश है जो क्रिकेट को सबसे ज़्यादा प्यार करता है, वह है भारत। भारतीय क्रिकेट को बीसीसीआई चलाती है। इंडियन व्यूअरशिप को इस बीसीसीआई को एक $multi-billion ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। Richest body today in the world of cricket across the globe, and I think it's purely because of the success of IPL. There are 74 games now in the IPL, and each one is valued at over £10 million for one game. बीसीसीआई इन पैसों का इस्तेमाल वर्ल्ड क्रिकेट में अपनी बात बनाने के लिए कर रहा है। Has given a green signal to a proposal that will give 3 countries, that's India, Australia and England, more power and more money. कई सालों पहले बीसीसीआई के पास अपनी विश्व कप विजेता टीम को पुरस्कार राशि देने के लिए भी पैसे नहीं थे। भारतीय क्रिकेट टीम विश्व कप की सबसे कमजोर टीमों में से एक मानी जाती थी। इंग्लैंड का इस खेल पर पूरा नियंत्रण था। हालांकि एक घटना ने क्रिकेट का भविष्य ही बदल दिया। कैसे क्रिकेट इंग्लैंड से इंडिया शिफ्ट हो गया। साल 1983 इंडिया और इंग्लैंड के बीच मैच चल रहा था। इंडिया ने इंग्लैंड को 6 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल मैच इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच होना था। सभी इस मैच की टिकट पाने के लिए हाथ पैर मारने लगे। फाइनल से 2 दिन पहले हर कोई फाइनल की टिकट चाहता था। उस समय बीसीसीआई के अध्यक्ष एनके साल्वे को एक सम्मानित भारतीय मंत्री का फोन आया। श्री साल्वे, बधाई हो, भारत फाइनल में पहुंच गया। एनकेपी साल्वे, धन्यवाद। कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मंत्री, फाइनल में जीतते हुए देखना चाहता है लेकिन टिकट नहीं मिल पा रही है। मंत्री, यह बहुत ही अच्छा होता अगर मुझे फाइनल के लिए 2 टिकट मिल जाते। एनके साल्वे, जरूर सर, हमारी टीम फाइनल में है। एनके साल्वे, अगर हमें अतिरिक्त टिकट नहीं मिलेगी तो किसे देंगे। कॉल के बाद साल्वे अतिरिक्त टिकटों के लिए अंग्रेजी आयोजक के पास गए। एनके साल्वे, क्या मुझे फाइनल के लिए 2 अतिरिक्त टिकट मिल सकते हैं कृपया। लेकिन क्या आपने वह किया जो उन्हें बताया गया था। अंग्रेजी आयोजक, मुझे क्षमा करें, बीसीसीआई अध्यक्ष को 2 अतिरिक्त टिकट नहीं दिए गए। जरा सोचिए यह कितना अपमान था। लेकिन साल्वे जी कुछ नहीं कर सके। अंग्रेज़ों का इस खेल पर नियंत्रण था। उन्होंने इस खेल का आविष्कार किया था। उन्होंने खेल के नियम लिखे थे, संविधान लिखा था, अपने उपनिवेशों में इस खेल का फैलाया था। मूल निवासियों ने भी इस खेल में रुचि दिखाई क्योंकि यह खेल प्रतिस्पर्धियों का था। अंग्रेज़ों ने इस खेल को बढ़ाने के लिए विश्व कप बनाया। जब 1975 के विश्व कप में वित्त के मामले में बेहतर प्रदर्शन किया तो इंग्लैंड ने 4 साल बाद 1979 में विश्व कप की मेज़बानी की और उन्होंने 1983 में विश्व कप की मेज़बानी की। केवल इंग्लैंड ही विश्व कप की मेज़बानी करेगा क्योंकि वे ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो विश्व कप की मेज़बानी कर सकते थे। लेकिन इस विश्व कप की मेज़बानी करके वे पूरे विश्व में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। क्रिकेट अंग्रेज़ों की संपत्ति थी। श्री साल्वे जी यह जानते थे। उन्होंने अपने मन में सोचा कि यदि भारत फाइनल में वेस्ट इंडीज़ को हरा देता है तो भारत अगले विश्व कप की मेज़बानी करेगा। हम इन अंग्रेज़ों को दिखा दें कि हम भी विश्व कप की मेज़बानी कर सकते हैं। लेकिन क्या फाइनल जीतना इतना आसान था? यहाँ तक कि भारतीय टीम को भी इस बात पर विश्वास नहीं था। इस विश्व कप से पहले विजन स्पोर्ट्स पत्रिका के मुख्य संपादक डेविड फ्रीद ने अपने लेख में लिखा था कि यदि भारत जैसी टीम को इस टूर्नामेंट में नहीं खेलना चाहिए अगर उन्हें सुधार नहीं किया, और अगर भारत जैसी टीम जीतती है तो मैं अपने शब्द वापस ले लूँगा। और अंदाज लगाइए क्या होगा। भारत ने 25 जून 1983 को लॉर्ड्स में शक्तिशाली वेस्ट इंडीज़ को हराकर इतिहास रच दिया। इस ऐतिहासिक जीत ने एनके साल्वे को वह आत्मविश्वास दिया जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। अब अंग्रेज़ों का अपना खेल चुराने का समय आ गया था। शुरुआत में साल्वे ने श्रीलंका और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से दोस्ती की। उन्हें एशियाई क्रिकेट की समिति बनाई जिस पर आईसीसी का कोई
नियंत्रण नहीं था। 1984 में उन्होंने एशियाई टीमों के बीच एक टूर्नामेंट की व्यवस्था की जिसका नाम एशिया कप रखा गया। यह साल्वे का अंग्रेज़ों को यह बताने का एक तरीका था कि हम भी टूर्नामेंट की मेज़बानी कर सकते हैं, लेकिन बीसीसीआई के पास विश्व कप की मेज़बानी के लिए पैसे नहीं थे। सबसे पहले साल्वे ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कहा कि हमें अगला विश्व कप एक साथ आयोजित करना चाहिए। फिर साल्वे ने इंदिरा गांधी की मदद से श्री अंबानी से संपर्क किया और श्री अंबानी विश्व कप की मेज़बानी के लिए तैयार हो गए। और जब पैसे का मुद्दा हल हो गया तो श्री साल्वे जी ने आईसीसी मीटिंग में अपना प्रस्ताव रखा। मैं प्रस्ताव रखता हूं कि भारत और पाकिस्तान को अगले विश्व कप आयोजन करना चाहिए। मैं आपको बता दूं, इससे पहले ऐसा कोई नियम नहीं था कि हर 4 साल बाद एक नया देश विश्व कप की मेज़बानी करेगा। हर कोई जानता था कि इंग्लैंड विश्व कप की मेज़बानी करेगा क्योंकि उन्होंने विश्व कप बनाया था। लेकिन एन.के. साल्वे ने रोटेशन पॉलिसी का प्रस्ताव रखा। एन.के. साल्वे: वास्तव में मैं रोटेशन पॉलिसी का प्रस्ताव रखता हूँ। इस नीति के अनुसार एक देश 4 साल बाद विश्व कप की मेज़बानी करेगा। यह सुनने के बाद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी सहमत होने लगे और जब वोटिंग हुई तो भारत और पाकिस्तान को 1987 के विश्व कप की मेज़बानी मिली। 1983 में 2 टिकट नहीं मिले थे और उन्होंने खुद से वादा किया था कि भारत अगला विश्व कप आयोजित करेगा और उन्होंने अपना वादा निभाया। भारत और पाकिस्तान ने बड़ी उत्साह के साथ 1987 के विश्व कप की मेज़बानी की। ये सफल रहा, लेकिन बीसीसीआई ने 30 साल पहले कोई पैसा नहीं कमाया। बीसीसीआई के पास पैसे नहीं थे। इसे सैलरी शीट को देखें तो 1983 विश्व कप के बाद भारतीय टीम के खिलाड़ियों को 600 रुपये प्रति दिन का भत्ता मिलता था और 1500 रुपये प्रति मैच फीस मिलती थी। बीसीसीआई को सिर्फ 30 सालों में अरबों डॉलर कैसे मिल गए? पता चला उन्हें 1991 में एक सोने की मुर्गी मिल गई थी। South African cricket is returning to official international cricket after 21 years. भारत के खिलाफ अपनी 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला खेलने आ रही थी दक्षिण अफ्रीका। इस श्रृंखला से पहले दक्षिण अफ्रीका खेल प्रसारक ने बीसीसीआई के प्रसारक जगमोहन डालमिया को फोन किया और पूछा, यह सुनकर Who is going to broadcast these matches in India? Doordarshan, the broadcast our all matches. Nice. How much Doordarshan is paying you? You mean money? Yes. Mr. Bakar, it is not like that. Doordarshan doesn't pay us. Actually, we pay them for broadcasting our matches. Doordarshan does the production and we BCCI make money with ticket sales and ground aids. What? Mr. Dalmia, don't you know that you own the broadcast rights of your matches and not any television channel? What? Yes. Many people in South Africa are interested in these matches. You should talk to the broadcasters in South Africa and discuss the price for your broadcast rights. You will get quite a well deal. मोहन श्री डालमिया की आंखें चमक उठी और बीसीसीआई ने उस श्रृंखला के प्रसारण के अधिकार दक्षिण अफ्रीका के एक सरकारी टेलीविजन चैनल को $2 लाख अमेरिकन डॉलर में बेच दिए। जरा सोचिए, कुछ सालों पहले बीसीसीआई के पास अपने खिलाड़ियों को मैच फीस देने के लिए भी पैसे नहीं थे और उनके पास ये सोने की मुर्गी थी। टेलीविजन अधिकारी और जब उसी वर्ष पूर्व पीएम श्री मनमोहन सिंह ने वैश्वीकरण के साथ भारत के साथ बाजार को खोला, विदेशी कंपनियां भारत में निवेश कर रही थी। उसी समय भारत में नया पैसा आना शुरू हुआ। ये विदेशी कंपनियां भारत में अपने उत्पादनों का विपणन करना चाहती थी और इसी समय भारत में क्रिकेट से ज़्यादा कुछ नहीं देखा जाता था। 1993 में भारत ने इंग्लैंड के भारत दौरे के प्रसारण के अधिकार को एक प्रसारण कंपनी को TWI को $6 लाख अमेरिकन डॉलर में बेचा। उसी वर्ष TWI ने बीसीसीआई से हीरो कप के अधिकार $5.5 लाख अमेरिकन डॉलर में खरीदे। दूरदर्शन, जो कभी अपने चैनल पर एक मैच दिखाने के लिए बीसीसीआई से $5 लाख रुपए लेता था, उन्होंने प्रसारण के अधिकार के 5 साल के लिए बीसीसीआई को $54 मिलियन दिए। कुछ ही समय में बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बन गया। हाल ही में अमीर होने के बाद चीज़ें बदल जाती हैं। याद कीजिए कैसे एन.के. साल्वे ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए इंग्लैंड से 1987 का विश्व कप ही चुरा लिया था। यह निर्णय लिया गया कि रोटेशन नीति के अनुसार इंग्लैंड विश्व कप की मेज़बानी नहीं करेगा, लेकिन मार्क 1996 में मार्क नामक एक प्रसारक ने बीसीसीआई को एक प्रस्ताव दिया कि यदि भारत इस विश्व कप की मेज़बानी करेगा तो मैं आपको प्रसारण के लिए
मीडिया राइट्स के $14 मिलियन दे सकता हूँ। बीसीसीआई को यह प्रस्ताव पसंद आया। बीसीसीआई ने सचमुच सहयोगी टीमों को इंग्लैंड से अधिक गारंटी राशि की पेशकश की और 1996 के विश्व कप की मेजबानी हासिल की बहुत ही आसानी से, केवल पैसा। लेकिन जब 1996 में ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज ने श्रीलंका में अपने मैच खेलने से इनकार कर दिया, तब बीसीसीआई के एक प्रसाधक जगमोहन डालमिया ने सोचा कि आईसीसी का अगला अध्यक्ष एक एशियन होना चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं, एमएससीसी का अध्यक्ष हमेशा आईसीसी का अध्यक्ष ही बनता है। श्री डालमिया जी एक बात जानते थे कि आईसीसी के अधिकांश पूर्वकालिक सदस्य अंग्रेजी बोर्ड के पसंदीदा उम्मीदवार को वोट देंगे, इसलिए श्री डालमिया जी ने एक चाल का इस्तेमाल किया। आप जानते हैं कि सहयोगी टीमों को इन चुनाव में प्रत्येक को एक एक वोट का अधिकार था, लेकिन इन सहयोगी टीमों के प्रतिनिधियों के पास लंदन में होने वाले चुनाव में उपस्थित होने के लिए पैसे भी नहीं थे। इसलिए श्री डालमिया ने सहयोगी टीमों के इन प्रतिनिधियों के लिए टिकट खरीदे, इनके लिए लंदन में होटल बुक किए, यहाँ तक कि इनके चुनाव से पहले उनके लिए डिनर पार्टी का भी आयोजन किया। जब चुनाव हुए तो सहयोगी टीमों के इन प्रतिनिधियों ने श्री डालमिया जी को वोट दिया और वह जीत गए। अब एक भारतीय विश्व क्रिकेट का बॉस था, यह सुनकर हमें गर्व होता है। लेकिन आप जानते हैं क्या, क्रिकेट को अंग्रेजों द्वारा बेहतर नियंत्रण किया गया था, हम भारतीयों ने इसे नष्ट कर दिया। Welcome back, folks. This is the second test match between India and South Africa here at Port Elizabeth. इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच 3 टेस्ट मैचों की एक श्रृंखला होनी थी, जिसमें दूसरा टेस्ट मैच चल रहा था। उसी टेस्ट मैच के दौरान इंडियन खिलाड़ियों के पर बॉल टेम्परिंग का आरोप लगाया माइकल डैन, मैच रेफरी ने। Has fined and suspended 6 Indian players for their actions during the match. Captain Sourav Ganguly didn't escape punishment. सबसे शौकीन बात तो यह थी कि सचिन तेंदुलकर पर बॉल टेम्परिंग का आरोप लगाया गया। Latest controversy. Sachin Tendulkar shown running his fingers along the seam of the ball on day 3 of the second test against South Africa. It was enough to convince match referee Mike Dennis that Tendulkar was guilty of ball tampering. The result? A suspended 1-test ban and the loss of 75% of his match fee. इंडियन फैन और इंडियन समर्थक भड़क उठे। उन्होंने कहा कि सचिन तेंदुलकर तो केवल बॉल को साफ कर रहे थे। Commentators moved quickly to defend Tendulkar. Not Sachin Tendulkar. Never, ever, ever. लेकिन कुछ लोगों ने गलत को गलत कहा। Just looking at the Tendulkar footage though, I cannot believe I saw Ravi Shastri standing up there. I heard boycott. I cannot believe that anyone who sees that footage could possibly defend him. Normally when you clean the seam, you look at it. You go see where the dirt is. I mean, he's running, he's he was the only one to swing it. Jock Callis does swing the ball a bit. He didn't swing it at all. Tendulkar did. Guilty as can be of manipulating the ball in my view. And in Moore's mind, a suspended sentence isn't enough. It's more of a warning than a penalty. It's unless you get a ban, it's not really a penalty. I guess it's a smear on reputation, which is pretty severe. But it's a ball and it's a bat. It's a contest. If you alter either of those, you shouldn't be playing. अमीर बीसीसीआई ने आईसीसी से कहा कि यह प्रतिबंध गलत है। हम अगले मैच के लिए माइकल डेनिस को रेफरी के रूप में नहीं चाहते हैं। आईसीसी ने उस समय बीसीसीआई की बात नहीं सुनी, लेकिन दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने सुनी और भारत और दक्षिण अफ्रीका ने आईसीसी की अनुमति के बिना तीसरा टेस्ट मैच खेला, क्योंकि बीसीसीआई ने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड को धमकी दी थी कि अगर आप अगला टेस्ट मैच नहीं खेलोगे तो आपका प्रसारण के अधिकार के पैसे नहीं मिलेंगे। रिची बेना। सबसे पहले भारत ने दक्षिण अफ्रीका को याद दिला दिया कि अगर वह मैच नहीं खेलते, अगर यह टेस्ट मैच नहीं होता है तो 8 मिलियन रेंट को देंगे। और फिर भारतीय सरकार को बुलावा गया और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका सरकार से बातचीत की, जिसने फिर खिलाड़ी को दिशा निर्देश जारी किए और इसलिए आपको शॉन पॉल की बात मिली। बयान। खिलाड़ियों को सलाह नहीं ली गई थी। यह बीसीसीआई की बदमाशी की शुरुआत थी। बीसीसीआई ने पैसे की मदद से यह बदमाशी की और आईपीएल के साथ बीसीसीआई का अपार हो गया। वीवो इंडियन प्रीमियर लीग में आपका स्वागत है। यहाँ विनम्र सच्चाई यह है कि बीसीसीआई आज क्रिकेट की दुनिया में सबसे अमीर निकाय है दुनिया भर में, और मुझे लगता है कि यह पूरी तरीके से आईपीएल की सफलता के कारण है। इस ग्राफ को देखें, आईपीएल दुनिया की दूसरी सबसे अमीर लीग बन गई है। इसकी कीमत $15 बिलियन से भी अधिक है, लेकिन आईपीएल दुनिया की एकमात्र T20 लीग नहीं है। हर क्रिकेट बोर्ड ने दुनिया भर में अपनी क्रिकेट लीग बनाई है, लेकिन बीसीसीआई अपने खिलाड़ियों को इन लीग में खेलने की अनुमति नहीं देता है। और यदि आप MS धोनी, विराट कोहली या अन्य सभी
भी बड़े लड़कों को नहीं पा सकते जो अपने देश के लिए दुनिया भर में क्रिकेट खेलते हैं। तो IPL लीग में मुझे लगता है कि आप पाएंगे कि BCCI जानता है कि यदि भारतीय खिलाड़ी इन लीगों में खेलते हैं तो इन लीगों का मूल्य भारतीय दर्शकों से की वजह से बढ़ सकता है, और यदि इनका मूल्य बढ़ता है तो BCCI की शक्ति को कम कर सकता है। ये बोर्ड BCCI के सामने इतने कमज़ोर हो गए कि उन्होंने BCCI का हर आदेश मानना पड़ता है, क्योंकि ये बोर्ड केवल तभी पैसा पाते हैं जब भारत उनके देशों का दौरा करता है। BCCI विश्व क्रिकेट में अपना काम करने के लिए इस चीज़ का उपयोग करता है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा नेपोटिज्म होता है इंडियन क्रिकेट में। अब आप पूछोगे कैसे, तो चलिए बताते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी। सबसे पहले बात करें कि BCCI की सेक्रेटरी की जो है जैसा, और इनका बैकग्राउंड तो खुली किताब जैसा ही है। अब आप बात करते हैं दिल्ली के क्रिकेट एसोसिएशन, जिसके पहले के समय प्रेसिडेंट हुआ करते थे अरुण जेटली, और आज के समय इन्हीं के बेटे रोहन जेटली हैं DDCA के प्रेसिडेंट। इसके बाद देखते हैं राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं जो है कि फॉर्मर CM अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत हैं। अब बात करें महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की, तो ये हैं रोहित पवार, और ये भाई साहब शरद पवार के ग्रैंड नेफ्यू हैं। और अगर हम हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट है अरुण धूमल, इसके पिता CM थे। भाई इसके BCCI प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और आज के समय में इनके भाई मिनिस्टर हैं। अरुण धूमल ये आज के समय IPL के चेयरमैन हैं। अब बात करें मध्य प्रदेश के क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं ज्योति आदित्य सिंधिया, और इनके फादर माधव सिंधिया खुद BCCI के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और आखिर में हम क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल की बात करें तो इनके प्रेसिडेंट हैं स्नेहाशीष गांगुली। सरनेम से आप समझ सकते हैं कि यह इंसान सौरभ गांगुली के भाई हैं। बात यह है कि क्रिकेट को राजनेता और व्यापारियों के द्वारा नहीं चलाया जाना चाहिए, इसे पूर्व क्रिकेटर द्वारा चलाया जाना चाहिए। बस मैं क्रिकेट का सबसे बड़ा प्रशंसक हूँ। किसी भी अन्य भारतीय की तरह मैं भी यह नहीं देख सकता कि एक निजी संगठन इस खेल के विकास को नियंत्रण कर रहा है। यह बहुत दुखद है। मैं चाहता हूँ कि यह खेल पूरी दुनिया में बढ़े। मुझे लगता है कि BCCI में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो इस खेल से प्यार करते हैं और इस खेल को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि BCCI में ऐसे लोग नहीं हैं। इन्हें इस खेल के विकास की परवाह नहीं है। वे सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं, वे सिर्फ अपनी सत्ता सुरक्षित रखना चाहते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें इस सदियों पुराने खेल को ख़त्म ही करना क्यों पड़े। दोस्तों, अब हम 1975 से लेकर 2023 तक विनिंग टीम एंड मैन ऑफ द मैच के नेम लिस्ट देखेंगे, तो अंत तक वीडियो में बने रहें। वर्ल्ड कप फाइनल 1975 विनिंग मूवमेंट। वेस्ट इंडीज वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। वेस्ट इंडीज 291 पर 8 विकेट, ऑस्ट्रेलिया 294 पर ऑल आउट। वेस्ट इंडीज वॉन बाय 17 रन। मैन ऑफ द मैच क्लीव लॉर्ड्स। वर्ल्ड कप फाइनल 1979 विनिंग मूवमेंट। वेस्ट इंडीज वर्सेस इंग्लैंड। वेस्ट इंडीज 286 पर 9 विकेट, इंग्लैंड 194 पर ऑल आउट। वेस्ट इंडीज वॉन बाय 92 रन। मैन ऑफ द मैच सर VVS रिचर्ड्स। वर्ल्ड कप फाइनल 1983 विनिंग मूवमेंट। वेस्ट इंडीज वर्सेस इंडिया। इंडिया 183 पर ऑल आउट, वेस्ट इंडीज 140 पर ऑल आउट। इंडिया वॉन बाय 43 रन। मैन ऑफ द मैच महिंदर अमरनाथ। वर्ल्ड कप फाइनल 1987 विनिंग मूवमेंट। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड। ऑस्ट्रेलिया 253 पर 5 विकेट, इंग्लैंड 246 पर 8 विकेट, ऑस्ट्रेलिया वॉन बाय 7 रन। मैन ऑफ द मैच डेविड बोन। वर्ल्ड कप फाइनल 1992 विनिंग मूवमेंट। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। पाकिस्तान 249 पर 6 विकेट, इंग्लैंड 227 पर ऑल आउट। पाकिस्तान 22 रन से वॉन। मैन ऑफ द मैच वसीम अकरम। वर्ल्ड कप फाइनल 1996 विनिंग मूवमेंट। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका। ऑस्ट्रेलिया 241 पर 7 विकेट, श्रीलंका 245 पर 3 विकेट, श्रीलंका वॉन बाय 7 विकेट। मैन ऑफ द मैच अरविंदा डी सिल्वा। वर्ल्ड कप फाइनल 1999 विनिंग मूवमेंट। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान 132 पर ऑल आउट, ऑस्ट्रेलिया 133 पर 2 विकेट, 8 विकेट से ऑस्ट्रेलिया वॉन बाय। मैन ऑफ द मैच शेन वॉन।
वर्ल्ड कप फाइनल 2002 विनिंग मूवमेंट ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया। ऑस्ट्रेलिया 359 पर 2 विकेट, इंडिया 234 पर ऑल आउट। ऑस्ट्रेलिया वोन बाय 125 एंड मैन ऑफ द मैच रिकी पॉन्टिंग। वर्ल्ड कप फाइनल 2007 विनिंग मूवमेंट ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका। ऑस्ट्रेलिया 281 पर 4, श्रीलंका 215 पर 8। ऑस्ट्रेलिया वोन बाय 53 रन, मैन ऑफ द मैच एडम गिलक्रिस्ट। वर्ल्ड कप फाइनल 2011 विनिंग मूवमेंट श्रीलंका वर्सेस इंडिया। श्रीलंका 274 पर 6 विकेट, इंडिया 277 पर 4 विकेट, इंडिया वोन बाय 6 विकेट्स, मैन ऑफ द मैच MS धोनी। वर्ल्ड कप फाइनल 2015 विनिंग मूवमेंट न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड 183 पर ऑल आउट, ऑस्ट्रेलिया 186 पर 3। ऑस्ट्रेलिया 7 विकेट्स वॉन्स, मैन ऑफ द मैच जेम्स फॉकनर। वर्ल्ड कप फाइनल 2019 विनिंग मूवमेंट न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड 241 पर 8, इंग्लैंड 241 पर 10। सुपर ओवर न्यूजीलैंड 15 पर 1 और इंग्लैंड 15 पर 0। इंग्लैंड विन द सुपर ओवर ड्यू टू हिट मोर, मैन ऑफ द मैच बेन स्टोक्स। दो 2011 के बाद इस साल फिर से बारी आई इंडियन क्रिकेट वर्ल्ड कप होस्ट करने की और उम्मीद ये है कि पिछली बार की तरह इस बार भी हम जीत हासिल होगी, क्योंकि अब तक इंडियन क्रिकेट टीम ज़बरदस्त फॉर्म में रही है। इतने बेहतरीन तरीके से इंडिया एक के बाद एक मैच जीती है कि कोई भी और टीम उनके मुकाबले में लगती ही नहीं। कई सारे रिकॉर्ड्स इंडियन क्रिकेट टीम ने इस वर्ल्ड कप में तोड़े। श्रीलंका के खिलाफ मैच में हमें मिली वर्ल्ड कप इतिहास की अपनी अभी तक की सबसे बड़ी विक्ट्री। हमने श्रीलंका को सिर्फ 55 रन्स में ऑल आउट कर दिया। 302 रन से इंडिया ने वो मैच जीत लिया। मोहम्मद शमी ने रिकॉर्ड बनाया फॉर द मोस्ट 5 विकेट्स हॉल्स इन वर्ल्ड कप्स। इनके साथ साथ मोहम्मद शमी इंडिया के सबसे सक्सेसफुल बॉलर भी बन गए। वर्ल्ड कप के इतिहास में 45 विकेट्स इन्होंने ली थी सिर्फ 14 मैचों में। इससे पिछला रिकॉर्ड था यह जहीर खान 23 मैचों में 44 विकेट और फिर हाल ही में हुए सेमीफाइनल मैच के बाद उन्होंने और भी कई रिकॉर्ड तोड़े। इनके 7 विकेट्स 57 रन की परफॉर्मेंस बेस्ट परफॉर्मेंस रही है किसी भी इंडियन के द्वारा ओडीआई क्रिकेट की हिस्ट्री में, और साथ साथ ये फास्टेस्ट बॉलर बन गए। इतिहास में 50 विकेट हॉल को क्रॉस करने वाले सिर्फ 70 इनिंग्स के अंदर। और बैटिंग की बात करें तो हमारे टॉप स्टार बैट्समैन रोहित शर्मा और विराट कोहली मिलकर ऑलमोस्ट 1300 रन बना चुके हैं। रोहित शर्मा ने 1 सेंचुरी मारी, विराट कोहली ने 3। विराट कोहली तो खुद से ढेरों रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। ये टोटल में 50 ओडीआई सेंचुरी कंप्लीट कर चुके हैं। इतिहास में इकलौते बैट्समैन जिन्होंने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इससे पहले का रिकॉर्ड था सचिन तेंदुलकर को 49 ओडीआई सेंचुरीज के साथ। इसके अलावा उन्होंने सचिन का एक और रिकॉर्ड भी तोड़ा, मोस्ट रन्स मेड बाय एनी बैट्समैन इन वर्ल्ड कप। सचिन ने 2003 के वर्ल्ड कप में 673 रन बनाए थे। विराट कोहली ऑलरेडी 711 रन बना चुके हैं। इस वर्ल्ड कप एडिशन में इंडियन टीम के अलावा भी कई और इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड टूटे हैं इस वर्ल्ड कप में, जैसे कि एक बार नहीं बल्कि 2 बार हाईएस्ट रन स्कोरिंग मैच का रिकॉर्ड टूटा है। इस वर्ल्ड कप में सबसे पहले श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका का गेम का ऐतिहासिक मैच अफगानिस्तान के खिलाफ, जिसमें ग्लेन मैक्सवेल ने अकेले ही ढेर सारों रिकॉर्ड तोड़ दिए। 128 गेंदे में उन्होंने 201 रन बनाकर नॉट आउट रहे। यह पहले नॉन ओपनिंग बैट्समैन बन गए जिन्होंने एक डबल सेंचुरी मारी, और उन्होंने जो ऑस्ट्रेलियन टीम के कैप्टन के साथ पार्टनरशिप रखी थी, ये हाईएस्ट विकेट पार्टनरशिप बन गई। ओडीआई क्रिकेट की हिस्ट्री में ऑस्ट्रेलिया इस गेम को ऑलमोस्टली हार चुका था। Boys down there doing a great job. This is the situation, folks. Here, Australia have won it. India